war, in other things, in a common man. तो they worked as a resolutors, medians. तो उनको उस समय वर्ड कहा गया हिस्टोरिका, राइट? वहां से वर्ड लिखा गया, एक नया वर्ड आया कि वो जो दोनों पक्षों को जानता है और दोनों के बारे में समझौता करता है, राइट? उनको कहा गया हिस्टोरिका, और वहां से वर्ड निकल के आया हिस्ट्री। तो एक बड़ा वर्ड आता है उठ के, वाई हिस्ट्री। देखो जनरल स्टडीज में एक बहुत खास बात होती है कि हाउ यू स्टडी द सब्जेक्ट। सो इफ वी स्टडी हिस्ट्री वी नीड टू नो व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ, वाई हिस्ट्री। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई हिस्ट्री इज प्लेस्ड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। क्यों रखा गया बताओ? सबसे बड़ी बात जो हमने कहा, जो तुमने कहा, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री, राइट, फॉर द सोसाइटी। अब हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट कंट्रीब्यूट्स, राइट? क्या हिस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है? हिस्ट्री का सबसे पहला जो वर्ड हम कहते हैं ना, दैट इज दिस, कंसाइज। हिस्ट्री गिव्स अ कॉन्शियसनेस, a concise to people about their past, right? और पास्ट बताता है कि we belong to whom, who we are, from where we came। तो ये चीज जो एक कंसाइसनेस है, तो हिस्ट्री पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो आता है दैट इज क्यूरियोसिटी और कंसाइस। आपको एक क्यूरियोसिटी ये जानने की कि वी बिलोंग टू whom, who we are। तो इस हिसाब से हर एक का एक हिस्ट्री बनता है, एक पास्ट है। तो हिस्ट्री कनेक्ट्स यू टू योर पास्ट, राइट? इट गिव्स लेंथ टू योर थिंग्स। तुम आज के नहीं हो। व्हाट हिस्ट्री सेज दैट यू डू नॉट बिलोंग टू दिस, यू आर फार मोर दिस। तुम आज से, लाइक इन इंडियन कल्चर, इफ यू से आर इंडियन कल्चर, तो हमें पता है कि इंडियन कल्चर डेट्स बैक टू द मिलेनियर ईयर्स। आप 2600 में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो। सो वी आर नॉट सिविलाइज्ड इन दैट दिस टाइम, और नाइदर कंट्री सिविलाइज्ड अस, वी वर सिविलाइज्ड, राइट, फ्रॉम डेट्स बैक, राइट? द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बिलोंग टू इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपको यह कहता है कि वी आर सिविलाइज्ड नॉट फ्रॉम टुडे, and our culture in heritage is not from today। आओ बेटिया, ये जो हमारा कल्चर हेरिटेज है ये बहुत लॉन्ग है, बहुत फार मोर सेंचुरी लॉन्ग है, आज का नहीं है। सो इट गिव्स यू फर्स्ट थिंग अ सेंस ऑफ कंसाइसनेस, अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनर, और सबसे बड़ी बात अ सेंस ऑफ वननेस। We all belong to one region, one nation, one thought। हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल यही होता है। So why history is quite important। और हिस्ट्री में पढ़ते क्या है? देखो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इवेंट्स। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द events, whether it is political, social, economical, geographical, whatever thing, that it is all about the events, right? And how events which affected which society as a whole, right? Directly or indirectly. So history is all about the events which affected society directly or indirectly. If we put all those events in a, yes, that comes history. So history is a chronological order of the events which affected people as a whole, directly or indirectly. So in history, what we study? How? Why? For the sense of conciseness, curiosity, connect to the past, right? History is all about the people. History is all about how we lived, our sense, our culture, our thought, how they evolved with the time, right? So history is the backbone of things. Just when we were studying the anthropology, there was an anthropologist called Franz Boas,
एंड फ्रेंच बोआस वाज द पर्सन जिसने सब फील्ड की एंथ्रोपोलॉजी के, बायोलॉजिकल, फिजिकल, उसने कहा था हिस्टोरिकल पर्टिकुलिज्म, राइट? एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स ए हिस्ट्री, देयर इज नो सब्जेक्ट विदाउट हिस्ट्री। अगर किसी को जानना है तो हिस्ट्री को पकड़ो, विदाउट हिस्ट्री you cannot go with things, right? So this is about the history, the relevance of history, and history is actually the mother of all the subjects. History deal with two things, जैसे हमने कहा 3 dimensions होते हैं, evolution, development, differentiation. हिस्ट्री 2 पे काम करती है, evolution and development. How society evolved, how they developed. Differentiation पे नहीं है कि आज कैसी है, हिस्ट्री से डील नहीं करता, बट how they evolved and how they developed. Say we say economy, right? तो हम कैसे पढ़ना शुरू करते हैं? We start with the prehistoric period, फिर प्रोटोहिस्टोरिक पे आते हैं, फिर हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं, फिर इकोनॉमी कैसे कैसे, क्या इंडस में क्या थी, वैदिक में क्या है, लेटर वैदिक क्या है, महाजनपदाज क्या है, मौर्याज, लेटर मौर्याज, गुप्ताज, लेटर गुप्ताज, प्री मिडिवल पीरियड, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. So how economy evolved through the time and developed with the course. ये जो सारी चीजें हैं ये हिस्ट्री देता है. So importantly चीजों का evolution and development वो ये बताता है कि today who we are is the contribution of all those things. We are the sum total of all those events. जो आज हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया इज ए रिपब्लिक, गणतंत्र है, तो गणतंत्र तुमको वहां भी सुनाई देगा, कहां पे? 600 BC महाजनपदाज के टाइम में, वज्जी, राइट, मल्लाज, ये सब कौन थे? गणतंत्र, राइट? नॉट गवर्न बाय मोनार्की, गवर्न बाय पीपल, गणों के द्वारा, द ज्येष्ठा, द श्रेष्ठा. तो जो हम आज एलिमेंट्स लिए हुए ऑन विच आर रूल्स आर एस्टेब्लिश्ड, वो जो किताब जिसको वी से द सेक्रेड बुक ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is actually the essence of all those historical things what we learned has contributed to our life. आप एक दिन में कैसे, अशोका ने बात करता है अपने एडिक्ट में, 11th एडिक्ट में बात कर रहा है, एडिक्ट में, मेजर और डॉक्टर एडिक्ट में क्या बात करता है? टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, नॉट क्रूएलिटी टू अदर्स, राइट? रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड सेक्ट्स. तुम्हारा बेस बना, तुम्हारा बैक बना, और वही चीज लेके आज आप खड़े हो. आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या बनाता है? रिपब्लिक बनाता है, सोशलिज्म कहता है आपको सेक्युलर कहता है, फ्रेटर्निटी लेके आता है. दीज आर नॉट द वर्ड गिवन बाय अदर पीपल टू यू, दिस इज द वर्ड विच वर इन द करंट ऑफ योर होल हिस्ट्री, राइट? जब बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज ए डाइवर्सिफाइड सोसाइटी एज इंपैक्ट्स ऑफ सो मेनी कल्चर्स, तो हम पढ़ते हैं कि कैसे कुइसांग्स, सकाज, पार्थियंस, राइट, इंडिया में आए, दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया. मुगल्स इंडिया में आए, बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, एंड हाउ द सोसाइटी, राइट, एक्सेप्टेड, दे एसिमिलेटेड दोज पीपल, और कैसे ये रूप बाहर आया. तो इस सबको जानना हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री इज अबाउट द नोइंग द थिंग्स, नोइंग योर कल्चर, योर सोसाइटी, ऑल अबाउट यू. So let's start with the things. For the convenient, divided history into 3 parts: ancient, medieval and modern, right? हमने डिवाइड किया, बट देर इज नो स्पेसिफिक डिमार्केशन कि यहां मिडिवल खत्म हो गया, मॉडर्न शुरू हो गया, बिकॉज ईच लीड्स टू द सेकेंड वन. हमने कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट की है, एक्चुअली हिस्ट्री को कोई पार्ट नहीं कर पाया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री, राइट? एज वी डिस्कस्ड के हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, राइट? That you know very well, that is your ancient history, medieval and the modern history, right? इसके साथ साथ, this is about we talking about the Indian history, what is in syllabus, and afterward we have the world history after 18th of century, right? Industrialization, age of enlightenment से, industrialization के बाद से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे. और उससे पहले हम देख रहे हैं एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. और टाइमिंग पीरियड क्या है? दिस स्टार्ट फ्रॉम द प्री हिस्ट्री पीरियड, राइट? और यहां से आप इसको कहां तक लेते हैं? अबाउट 1206 AD, राइट? दिस इज योर एंशिएंट पार्ट, राइट? विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्की सल्तनत इन इंडिया, हम वहां से क्या शुरू कर देते हैं?
मिडिवल हिस्ट्री, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1206 AD, और इसको हमने कहां तक लिया? 707 AD विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, राइट? तो वहां तक हमने इसको क्या दिया? मिडिवल हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने कहा 1707 टू 1857, राइट? और सेकंड हमने लिया 1858 टू 1947, और अब तीसरा पार्ट आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मींस फ्रॉम 1947 टू 1991, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री वॉर। तो पहला हमने कहां पे लिया? दिस इज द एंशिएंट वन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, मींस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? द स्टोन एज, राइट? जहां से हम बात करते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद में आपका आता है कॉपर, ब्रॉन्ज, एंड देन आयरन एज। तो हम बात कर रहे हैं यहां से एंशिएंट का, प्री हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री कहता है 1206 से लेकर 1707 तक है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री 1707 टू 1857, द फर्स्ट पेज, राइट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड सेकंड फेज 1947 established, this was the establishment of company rule, and this is the ब्रिटिश एम्पायर रूल, सीधा क्राउन रूल जिसको कहते हैं, अंडर द क्राउन, ये आपका आ गया। एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट? द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की। For the convenience, ancient history is divided into three parts. That is prehistory, proto-history, और उसके आगे की हिस्ट्री, द हिस्ट्री, इट इज ऑल्दो मिडिवल, मॉडर्न, सब इसमें मिला हुआ है, दैट इज हिस्टोरिकल पार्ट, राइट? प्री-हिस्ट्री, and this pre-proto is totally based on the written documents, written evidences. Where we find written evidences, वो दो पार्ट में, जहां नहीं पाया वो प्री में। सो प्री हिस्ट्री इज ए पीरियड वेयर यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिटन एविडेंसेज, लिखित साक्ष्य नहीं है, राइट? सो दिस इज द हिस्ट्री कि जहां पर आपने अपने स्टोन एज को काउंट किया है, या वो कॉपर एज जहां पर आपके पास में रिटन एविडेंसेज नहीं है, राइट? Prehistory is the history where you do not get any sort of written evidences, क्योंकि history talks about the evidences. History का बेस क्या है? How you record things on the basis of data. अब वो डेटा आर्टिफैक्ट्स भी है, टूल्स भी है, रिटन एविडेंसेस भी है, ऑल द रिमेनिंग्स एंड स्केलेटन्स भी है। एक चीज थोड़ी है, इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपको वहां पे क्या मिला? पहला, बायोलॉजिकली, मींस मेटलिस्टिक। नॉन मेटलिस्टिक आपका क्या थॉट रहा है? ऑन द बेस ऑफ मेटलिस्टिक यू फ्रेम नॉन मेटलिस्टिक लाइफ, राइट? हमें एक खाने का पात्र मिला, मतलब वो लोग खाना खाते होंगे एक जगह बैठ के। हमें अगर एक बड़ा वेसल मिला है तो यहां पे स्टोरेज होता होगा, एक सेटल लाइफ होती होगी। सो ऑन द बेसिस यू फ्रेम द नॉन मेटलिस्टिक थिंग, एंड कल्चर हैज बोथ मेटलिस्टिक एंड नॉन मेटलिस्टिक। तो इन द प्री हिस्ट्री वी डू नॉट फाइंड एनी रिटन एविडेंसेस, हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। ओनली क्या है हमारे पास? दैट इज यस, आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेनिंग्स। स्केलेटन मिल गया। जैसे एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, द निएंडरथल्स, वी डिस्कस अबाउट दैट वन आल्सो, राइट? उनके जब आपको इजराइल का मेन जो केव्स है इजराइल्स की, और नीदरलैंड्स, डसेल्डॉर्फ, तो वहां पर जब आपको निएंडरथल मिलते हैं तो उनकी जो ग्रेवयार्ड्स थे, तो उनमें जो कॉप्स होती थी, बॉडी होती थी, उसको फूलों से सजाया जाता था। जब आपको ग्रेवयार्ड मिली तो उसमें साथ में फूल मिले, फ्लावर्स मिले हैं। आपको वहां पे एक मिला है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस था, राइट? उसको ऑर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पांव गठिए से पीड़ित है, और उसके साथ एक बंदा है जो उसकी देखभाल कर रहा है, लुक आफ्टर एंड केयरिंग, एंड लाइफ आफ्टर डेथ में भी उसको फूलों से लेके जा रहे हैं, राइट? तो दैट सोच, तो आपको पता लगता है कि जो केयरिंग है, जैसे आज किसी का डेथ जाती है तो आप फूल वगैरह चढ़ाते हो, ये सब इट्स नॉट फॉर टुडे कल्चर। द रेस्पेक्ट केम फॉर निएंडरथल्स फार मोर फ्रॉम द 70,000 ईयर से पहले भी, राइट? ये लोग आपके लाइफ में, ये सब चीजें हमारी लाइफ में थी, लुकिंग आफ्टर करना। जैसे हम लोग कहते हैं जी, जॉइंट फैमिली के अंदर जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। हम लोग ध्यान रखते हैं, केयर फॉर एल्डर्स,
हमारी संस्कृति का जो एथिक्स वैल्यू है इस पे चल रहा है। ग्रेवयार्ड जो आपको एक कॉफिन मिलता है ना, जो ग्रेव गुड्स जो आती है, तो उसमें आपको साथ में फूल पराग्स मिले हैं, एंथर्स मिले हैं। एंथर्स होते हैं ना, आपको पता लग जाता है इसमें फूल रखे गए थे, रिमेनिंग्स होते हैं, तो वो पूरा पैक किया मिला आपको। इतनी केयरिंग उस जमाने में, निएंडरथल के टाइम में। और निएंडरथल की जो पिक्चर खींची गई थी कि वो कुछ रॉबर्स थे, कुछ अलग से दानव टाइप के थे, अच्छे लोग नहीं थे, बट बाद में पता लगा कि वो काफी लॉयल थे और काफी अच्छे लोग थे, राइट। सो हिस्ट्री सेज अबाउट दोज थिंग्स। आर्टिफैक्ट्स जो आपको मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू फॉर्म अ बिलीफ ऑन पीपल, कैसे रहे होंगे। प्रोटो हिस्ट्री दोज वेयर यू हैव रिटन एविडेंसेस, यू हैव रिटन एविडेंस बट इट डिड नॉट डेसिफर। आप इनको समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। सो इन प्रोटो हिस्ट्री वेयर यू हैव रिटन एविडेंसेस बट दे आर नॉट yet deciphered, पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट, राइट। रिटन एविडेंसेस है बट आप उनको पढ़ नहीं पाए, तुम्हारे पास उसका तोड़ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाए गए हैं, कि पूरी एक जगह नहीं है जिसमें एक साथ पूरा ग्रंथ पढ़ लोगे, समझ लोगे, बट है ही नहीं। हाईएस्ट 10 लाइनें, 5 लाइनें, 3 लाइनें, 2 लाइनें, क्या कर लोगे। तो दिस वॉज द प्रोटो हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री यू आर गेट रिटन एविडेंसेज एंड यू डेसिफर्ड दैट। तो इस आधार पे आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है हिस्ट्री को, राइट। एनी डाउट? अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट पर, दैट इज प्री हिस्ट्री, और इट इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक टाइम। हिस्ट्री से पहले, यानी कि हिस्ट्री वो जो रिटन है। हिस्ट्री से पहले का मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री मीन्स रिटन एविडेंसेस, रिटन डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज व्हाई यू से प्री हिस्टोरिक पीरियड, राइट। सो प्री हिस्टोरिक वर्ड, सबसे पहले इन द वर्ल्ड, सबसे पहले किसने बताया कि अलग अलग टाइम था? देयर वाज ए चाइनीज कोटियन जिसका नाम था सुमाचियन। तो सुमाचियन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने यह बताया कि जो हिस्टोरिक पीरियड है वो कैसे आएगा। तो उसने कहा सबसे पहले आए थे स्टोन एज, राइट। स्टोन एज के बाद में आया था ग्रीन बेसाल्ट का टाइम, जिसमें थोड़ा कॉपर का भी टाइम था, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो आया दैट वाज द कॉपर एज, एंड फाइनली he was not an archaeologist, he was just a courtier of the Chinese king in a Chinese court, बट उसका इंटेलेक्चुअलिटी इतना हाई में था कि उसने कहा था कि द होल सिस्टम में 4 चीजें। एक टाइम होगा जब सिर्फ स्टोन इस्तेमाल किया जाता होगा, उसके बाद में एक ऐसा टाइम है जिसमें स्टोन विद मेटल, राइट। एक टाइम आया जिसमें आपके पास में क्या है? मेटल कॉपर में, और फाइनली आयरन, राइट। एंड ऑब्वियसली अभी भी हम यही कहते हैं, स्टोन एज, कॉपर एज एंड आयरन एज। ब्रॉन्ज तो बीच में छोटा सा टाइम आया, तो स्टोन, कॉपर और आयरन तो अभी भी हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकली। और सेम बात सुमाचियन ने कह दी थी उस जमाने में, जबकि ही वाज नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट एट ऑल। बहुत सटीक उसने कहा था। एंड द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड प्री हिस्टोरिक, दैट वाज टर्नेल। जो फर्स्ट पर्सन था जिसने प्री हिस्टोरिक वर्ड यूज किया है, that was Turnell. That person used the word prehistoric, right? और इसके साथ में एक पर्सन उसके बाद होता जिसका नाम था पुटमैन, उसने भी सेम वर्ड यूज किया था, राइट। एंड द ल्यूबक, इसने 2 वर्ड यूज किए थे, वन वॉज पैलियो एंड सेकेंड वॉज नियो। सो ल्यूबॉक द वर्ड यूज पैलियो एंड नियो, एंड इन बिटवीन पैलियो एंड नियो देयर वॉज मीजो। सो मीजो वॉज अ ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन पैलियो एंड नियो, राइट। सो ल्यूबॉक, टर्नेल और ये। अब हाउ दे स्टार्टेड विद द थिंग्स, राइट।
कुछ लोग बीच में आए थे, जैसे एक वर्ड आया था जिसका नाम था बॉसेर। तो बॉसेर ने पहली बार टूल्स बताए थे। उसने सोम नदी, एक नदी थी, इसका नाम था सोम। तो इन सोम रिवर के पास में इसको टूल्स मिले, बॉसेर को, बॉसेर द पर्थ। इसको एसुलियन टूल्स मिले सोम नदी के पास में। इसने लोगों को बताने की कोशिश की पर उन्होंने माना नहीं। बाद में पता लगा कि वास्तव में इट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कल्चर, राइट, एंड दैट कल्चर वाज एसुलियन कल्चर। वन इज एबेलियन एंड सेकंड इज एसुलियन, राइट। एबेलियन मतलब अनगढ़े पत्थर, बहुत अच्छे नहीं। एसुलियन फ्रांस के पास एक छोटी सी केव है अचुली, उसमें जो स्टोन्स के जो टूल्स मिले हैं वेरी कन्फाइंड, वो जो कन्फाइंड टूल्स है उनको बोलते हैं एसुलियन। और वो जहां जहां मिले उसी फॉर्म में उनको बोल दिया एसुलियन टूल्स। और जो अनगढ़े ऐसे उठे बैठे उनको बोलते हैं एबेलियन, राइट। तो दिस टाइप ऑफ टूल्स वर देयर। तो पर्सन में हमको जो याद रखना है उसमें एक नाम हमारा आता है टर्नेल, एक आता है पुटमैन, एक लुबेक एंड शुमाचेन। मैंने आपको बताया कि एट द टाइम इट हैपेंड। अब हम बात करते हैं कि एक सिंपल सिलेबस यूपीएससी क्या देता है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड, so prehistoric period begins with 5 लाख BC, राइट, जब आपका पहला होमो इरेक्टस आता है। वैसे आपका कब से स्टार्ट होता है, मैंने उस दिन बताया था 2.5 मिलियन, द फर्स्ट पर्सन केम इन अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, 2.5 मिलियन, और 2 मिलियन के आसपास पर दे माइग्रेटेड टूवर्ड्स द वर्ल्ड, राइट, देन दैट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आप जब हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं दैट इज फ्रॉम होमो इरेक्टस, तो पहला कब आता है 5 लाख BC से स्टार्ट होते हो और ये इसके बाद चलता जाएगा। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज पैलियो, मीजो, नियो, राइट। एंड दिस टाइम स्टोन वाज द मेन बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर द टूल मेकिंग, इसीलिए इस स्टेज को कहा गया स्टोन एज, राइट। सो द फर्स्ट एज ऑफ हिस्ट्री वाज डिनोमिनेटेड एज स्टोन एज बिकॉज स्टोन वाज द मेन इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट्स ऑफ टूल मेकिंग। और उस समय कल्चर में क्योंकि हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है, सो द एविडेंसेस व्हाट वी गॉट वाज इन द फॉर्म ऑफ टूल्स और रिमेनिंग्स। तो टूल को बेस बना के हमने अलग अलग कल्चर बनाई, राइट। तो उसमें हमने 3 पार्ट बताए, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, राइट। पैलियो को आगे हमने फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट वाज लोअर, मिडिल एंड अपर। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, 3 यहां हो गए, मीजो एंड नियो। ये यहां तक आपका स्टोन एज चलता है, राइट। अब इसमें से मीजो जो है इट वाज अराउंड 10,000 टू 7,000, इंडिया की बात करें तो 4,000, राइट। और यहां पर अगर नियो की बात करें तो 7,000 से 4,000 या 3,000, इंडिया में बात करें तो 4,000 टू 2,500। और उससे पहले का 5 लाख से लेकर और 10,000 का जितना भी टाइम है, राइट, उसमें से उसा टाइम किसका हो गया, पैलियो का, राइट। तो 5 लाख BC टू 10,000 BC किसका टाइम हो गया, पैलियो। 10,000 टू 7,000 और 4,000 किसका टाइम हो गया, मीजो। 7 टू 4 और 4 टू 2.5 किसका हो गया, नियो का। हर जगह एक बराबर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसी को कॉपर पहले मिला, किसी को बाद में मिला, कोई पहले सेटल्ड हुआ, कोई बाद में सेटल्ड हुआ। डिपेंड्स अपॉन दी क्लाइमेट, कहां जल्दी ग्रासलैंड्स आ गए, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, कहां नहीं आ पाए, बस उस पे सारा है। एंड द टाइम जिसमें ये लोग फ्लरिश हो रहे हैं, इस टाइम को बोलते हैं प्लिस्टोसीन। जो एरा उस समय था, द एरा इन विच द होल स्टोन एज फ्लरिश्ड वाज द एरा ऑफ प्लिस्टोसीन, अत्यंत नूतन युग जिसको बोलते हैं प्लिस्टोसीन।
अत्यंत नूतन युग जो लास्ट एपोक रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, दैट इज प्लिस्टोसीन। इसमें आती है होलोसीन, वो 10,000 के बाद आता है। तो प्लिस्टोसीन वॉज एन एरा जिसमें ये सब लोग आए हैं। पैलियो, प्लायो, प्लिस्टो, ओलिगो, होलो। तो मैं बात कर रहा हूं प्लिस्टोसीन एक एरा है जो आइस एज के बाद आता है, जब आपकी बर्फ लगभग पिघल चुकी होती है तब आप लाते हो प्लिस्टोसीन एरा को। सो प्लिस्टोसीन एरा एक टाइम था जब क्लाइमेट वॉज बिकमिंग वार्मर, ड्राई, बार बार ड्राई हो रहा था, बड़े बड़े आवाज। इससे क्या हुआ, आइस कैप पूरा हो गया, राइट। उसके बाद अब क्या आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज थी दे कन्वर्टेड इनटू लेक्स, राइट। वुड्स जो है जंगल बन रहे हैं, ग्रासलैंड्स आ रही है, लेक्स आ रही है। द फेवरेबल टाइम फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू लिव ऑन द लैंड। भाई एक पर्सन जो यहां पे पेड़ों पर रहता होगा, जब वो जमीन पर आएगा तो सबसे पहले क्या डिफिकल्टी महसूस करेगा, बताओ। मान लो आप पेड़ पर रह रहे हैं, ठीक है, आप अपने दोनों हाथ, दोनों पांव दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं विद योर टेल। अब आप जमीन पे आते हैं, इसके नीचे आने का कारण क्या है? सबसे पहली बात, इट मींस कि पेड़ों का कम हो रहे हैं खाना वहां, तो आप जमीन पे आओगे। तो जमीन पे फर्स्ट थिंग व्हाट यू इनकाउंटर क्या करोगे भाई, जो भी जमीन में चीज होगी दैट विल बी हार्ड टू क्रैक रादर देन ए ट्री। जो पेड़ में होगा वो सॉफ्ट होगा, पर जो जमीन में होगा वो हार्ड होगा। पहली प्रॉब्लम आएगी कि तुमको उस चीज को चबाने के लिए थोड़े मैसिव चाहिए, राइट। जॉज थोड़े मैसिव चाहिए तुमको, क्योंकि वहां पर वो इतना सॉफ्टन नहीं है। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आएगी प्रीडेटर्स। वहां तो ऊपर हो, यहां तो जमीन के अंदर भी लोग सोए हुए हैं, खींच लेंगे नीचे ही। ऊपर पहुंचोगे नहीं, पता लगा नीचे लपेट के खींच गए, राइट। योर सेकेंड प्रॉब्लम, प्रीडेटर्स, उनसे कैसे बचे। सो द होल कॉन्क्वेस्ट जो था दैट वाज फ्रॉम एरियल लाइफ टू द आर्बोरियल लाइफ टू द लैंड लाइफ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। एक फूड का, दूसरा शेल्टर का, प्रोटेक्शन का। वहीं पे तुम्हारी पूरा ह्यूमन आया। एंड एज उनके लिए क्या करें जीने के लिए, ऐसी चीज लो जो उसको तोड़ फोड़ सके, दैट वर दी टूल्स, राइट। सो टूल्स एक्चुअली शोज द सर्वाइवल, हाउ पीपल सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ। ट्री में तुमको क्या जोते, फल तोड़ा और खा लिया, राइट। वहां से तोड़ना है, वहीं जीना है। पर जैसे जमीन पे आओगे, अब फल वही है जो जमीन पे गिरा हुआ है, राइट। या फिर जमीन से निकालो, या फिर उनको खाओ जिनको लोग खाते हुए आए पहले से। सो द न्यू कॉन्टेक्स्ट हैज बीन स्टार्टेड देयर, एंड देयर हिस्ट्री स्टार्टेड विद अनदर थिंग। नाउ आप अपने इन हाथों से और पांव से खाना नहीं खा सकते, यू नीड समथिंग एल्स, एंड दैट एल्स वर द टूल्स। टूल्स शोज द स्ट्रगल, एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल की जो क्वेस्ट है, दैट इज बाय द टूल्स। सो वाई टूल्स बिकेम द सिंबल ऑफ कल्चर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। अभी कल्चर का सिंबल क्या है? तुम्हारा मोरल, बिलीफ, एक्सप्रेशन, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स, वहां का है? कुछ भी नहीं है। तुम जो हाथ में लेके भाग रहे हो बचने के लिए, वही तुम्हारा सब कुछ है। सो वेयर वी फाउंड दोज टूल्स बिकेम द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ योर कल्चर। कि आपको इस नदी के किनारे मिले हैं तो ये आपकी जगह रहेगी, वो रहेगी, एंड ऑन द बेसिस यू कंस्ट्रक्टेड द होल कल्चर। और कल्चर मैंने क्या था, व्हाट इज कल्चर? योर लर्नेड बिहेवियर, राइट। किसका? टू दी सराउंडिंग्स। तो वो कैसे डेवलप हुआ, बस यही क्वेस्ट है तुम्हारा ये पीरियड। सो वी डिवाइडेड इनटू पैलियो, मीजो और नियो। किस बेस पे? टूल के मेड पे। यहां पे जो टूल थे वो कैसे थे? बड़े टूल है, बड़े टूल है, लार्ज टूल्स, शार्पन कम है, राइट। यहां तक आते आते बहुत माइक्रोलिथ हो गए हैं। यहां पर आते हुए आपके क्या हो गए हैं? नियो में क्या हुआ आपके साथ में? स्टोन भी है, बोन्स भी है, राइट। शार्पन ज्यादा हो गए, छोटे हो गए, स्किल्ड बेस्ड हो गए। यहां पे स्किल्ड बेस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पैलियो के सेकंड फेज से बाहर निकलोगे होमोसेपियंस आ जाएंगे। वी टॉल्ड 5 लाख टू 1 लाख, सो अराउंड 70,000 मैंने पहले लेक्चर में कहा था, बिगिनिंग ऑफ सेपियंस, राइट।
तो वहां से आपका ग्रुपिंग, सोशल एबिलिटी, टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज कंप्लीटली. मेघा भी मानव. सेपियंस मीन्स इंटेलेक्चुअल मैन. सेपियंस का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल मैन, राइट. सेपियन का मतलब ये बुद्धिमान मानव होता है, राइट. तो ये सेपियंस है. तो ये आ गए, तो सारा सिस्टम चेंज हुआ. मीजो नियो तक तो आते आते रिवोल्यूशन हैज बीन केम. न्यूरोथिक रिवोल्यूशन, गॉड एंड चाइल्ड. न्यूरोथिक इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन इन किसमें? इन ईच एंड एवरी स्फीयर. इन योर सोशल लाइफ, योर इकोनॉमिक लाइफ चेंज कंप्लीटली. अ कंज्यूमर बिकेम अ प्रोड्यूसर. चेंज लाइफ का क्या होता है? कंज्यूमर बिकेम प्रोड्यूसर. ये चेंज आ गया. उसके बाद सेकंड चेंज कब आया? 500 BC, अर्बन रिवोल्यूशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आयरन. और थर्ड कौन सा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो 3 रिवोल्यूशन चेंज द कोर्स ऑफ मैन. फर्स्ट रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर, सेकंड वाज द अर्बन रिवोल्यूशन, एंड थर्ड वाज द अर्बन रिवोल्यूशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन. एग्रीकल्चर का 2 रिवोल्यूशन हुआ है, एक नियो और एक अर्बन. उस समय अर्बन किस पे बेस्ड था? सरप्लस ऑफ फूड. क्लियर? आयरन, आयरन ने क्या बढ़ाया? एग्रीकल्चर. तो 2 रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. वन नियो, सेकंड अर्बन, 500 BC, जिसको हम द एरा ऑफ महाजनपदास बोलते हैं. वो भी सरप्लस पे बेस्ड था, ये भी प्रोड्यूसर पे बेस्ड है. ये था किस पे? सबसिस्टेंस, खाने के निर्वाह, वहां सरप्लस. और थर्ड हुआ इंडस्ट्रीज. ये 3 बातें जो गॉर्डन चाइल्ड बोलता है, राइट. तो दिस इज अबाउट दिस. अब हमने पेलियो मिजो किया. इसके बाद जो टाइम हमारा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर एज. एन एज व्हेन पीपल एक्सट्रैक्टेड अ मेटल फ्रॉम द अर्थ, और वो स्टोन से ज्यादा रिलायबल था, मजबूत था, चीजें अच्छी बनाई जाती. क्यों? क्योंकि स्टोन को आप घड़ के बड़ा आकार नहीं दे सकते. आप क्या करोगे? यू विल यूज मेटल, क्योंकि मेटल रिलायबल है, मेटल मजबूत है, राइट. और इसको किसी भी आकार में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दिस द कॉपर एज. और कॉपर एज में एक टाइम था जिसमें कॉपर को टिन के साथ मिलाया गया और एक नई चीज बनाई गई, दैट वाज राइट. सो ब्रॉन्ज ये बताता है कि नाउ यू आर फेमिलियर विद वन मोर एटम, मींस मोर देन वन मेटल्स. वन था तो कॉपर था, ज्यादा हो गया तो ब्रॉन्ज बन गया. मींस नाउ यू नो द अलॉयज, मिक्सिंग द मेटल, मिश्र धातु, राइट. एक कदम और. सो कॉपर एज कन्वर्टेड इनटू ब्रॉन्ज एज. और इंडिया में ब्रॉन्ज एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट. A civilization means the base is technology, right. बेस क्या होगा? टेक्नोलॉजी. मॉर्गन बोलता था कि 3 अलग अलग स्तर होते हैं. नीचे होती है टेक्नोलॉजी, बीच में सोसाइटी, ऊपर आइडियोलॉजी, राइट. नीचे कौन है? टेक्नोलॉजी. द बेस ऑफ एनी सोसाइटी, द टेक्नोलॉजी. व्हाट टेक्नोलॉजी दे यूज, राइट. खाली पत्थर फेंक रहे हैं, मेटल है, उससे भी ऊपर है. तो सबसे नीचे बेस में क्या होता है? सोसाइटी के टेक्नोलॉजी. एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या होती है? सोसाइटी, राइट. किस लेवल पे सोसाइटी है वो डिपेंड करेगा किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है. सबसे नीचे हंटिंग फूड गैदरिंग है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है? हंटिंग एंड फूड गैदर्स की है. तो वैसी सोसाइटी होगी, और जैसी सोसाइटी होगी वैसी ही आइडियोलॉजी होगी, राइट. यही जीवन है. तो यही बात यहां पे हो रहा है. तो ब्रॉन्ज, इंडस वैली. कॉपर एज में क्या है? ऑल अदर कल्चर्स विच गेव राइज टू द न्यू कल्चर. जैसे हम बात करेंगे व्हेन वी शैल डिस्कस अबाउट द इंडस वैली जोन, बिफोर दैट देयर वर सम कल्चर विच कंट्रीब्यूटेड टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडस वैली, एंड सम विच वर पैरेलल टू द ब्रॉन्ज, मींस इंडस वैली, एंड सम द लेटर वन. सो कॉपर एज वाज एवरीवेयर. उन कॉपर एज में ही एक था इंडस वैली, but they were technically advanced, so they utilized technology and culture became the civilization. Civilization means the advanced form of science and technology, lived in urban areas, right, and based on economy, right, agriculture,
ट्रेड, कॉमर्स. सो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनी विच वर बेस्ड ऑन अर्बन लाइफ. उनका इकोनॉमी किस पे था? अर्बन में. अर्बन खत्म हुआ, वापस रूरल बन गए. सो दिस वॉज द टाइम. और इसके चारों तरफ आपको अलग मुंडीगक, दम सादात, राणा गुंडाई, परियानो गुंडाई, मेहरगढ़, राइट, ये अपना दम सादात, क्वेटा, जॉब, नाल, कुली. इंडिया में आएंगे तो आहड़, गिलुंद, कायत, नोह, नरवण, सवालड़ा, मालवा, जोरबे, इनामगाम, दैमाबाद. ये जो सारा खेल, ये सब कॉपर एजेज है. बट सम वर एसोसिएट विद द इंडस एंड सम वर नॉट. सम वर कंटेम्परेरी, सम वर नॉट. तो ये जो टाइम था जिसमें यू वर एबल टू यूज द कॉपर. मेन ध्यान रखना दो चीज, यूज ऑफ मेटल एंड यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल. बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. तुम्हें धातु पता है, तुमने निकाला और उसको ठोक ठा के यूज कर लिया. एक यू नो हाउ टू यूटिलाइज, मोल्ड इट. आयरन के साथ क्या हुआ? यही हुआ. आहड़ का में क्या है? लाइक आहड़ कौन सा इलाका है अपना? ये खेतरी, तांबा, खेतरी, झुंझुनू, सिंगाना, ये इलाका है ताम्रवती नदी का. सो दे पीपल आर गुड एट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. कॉपर निकालते बट इन प्योर फॉर्म. वो यूटिलाइजेशन उनका नहीं था. दे वर नॉट एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी टू मेक देम एडवांस्ड. हमने आयरन तो हमें पहले ही मिल गया था. लेटर वैदिक पीरियड में आयरन है तुम्हारे पास, है ना? बट यू वर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन. टेक्नोलॉजी कब यूज हो रही है? 500 बीसी में, महाजनपदास के टाइम में. आपने लोहे के हल बना रहे हैं. उससे पहले लोहा था बट टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी के बूते पर एक राज्य ऐसा था जिसने मगध को रोके रखा, अवंती. अवंती हैड बेटर टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन. उनकी सोर्स बहुत पावरफुल थी, इसलिए उन्होंने 100 ईयर्स तक मगध के नीचे ने एनेक्सेशन नहीं होने दिया मगध का. टेक्नोलॉजी. सो तुम पहले देखोगे व्हेन वी टॉक अबाउट द महाजनपद एराज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए ना, वो सब रिसोर्सेज के लिए हुए. वैशाली मगध तुमको क्यों चाहिए था? वज्जी का इलाका, क्योंकि वहां पर ज्वेल्स है, ऑर्नामेंट, सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, प्रीशियस स्टोन्स है. वो सारा इलाका है, हिमालय का ही तो है. तो प्रीशियस स्टोन्स कहां से आते थे? वहीं से आते थे. तो तुम्हें उसको जीतने में तुम्हारा एक ही था कि वहां से ये मिले, आयरन ओर मिले. क्यों बिहार चाहिए? क्यों पोर्टल एरिया चाहिए? सब चीजें रिसोर्सेज बेस्ड थी. द कॉन्केस्ट मेड बाय द किंग्स वर बेस्ड ऑन रिसोर्सेज. जिसके पास जितने रिसोर्सेज उतना बड़ा किंग. तो सारी लड़ाइयां इकोनॉमिकल होती है. किसी को साम्राज्यवाद की चाह नहीं होती. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कॉलोनाइजेशन क्यों स्टार्ट हुआ? क्वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड डिमांड ऑफ न्यू मार्केट्स. जो आपके पास अवेलेबल उसको बेचना है और जहां से रॉ मटेरियल मिलना है वो नहीं करना है. सो दे कन्वर्टेड ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट इन दिस वे ओनली. अफ्रीका गए, क्या किया? रॉ मटेरियल लिया. इंडिया में आए तो क्या किया? इंडिया की पूरी जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया. आपको इंडिगो प्लांट करना है, आपको कॉटन प्लांट करना है, मस्टर्ड करना है, आपको सारा रॉ मटेरियल बनाना है, राइट? और जो माल हम बेच रहे हैं आपको, वो यूज करो. हमारे स्टील एल्यूमिनियम के बर्तनों को यूज करो, राइट? थिंग्स हैव बीन चेंज्ड कंप्लीटली. तो क्वेस्ट, ये सारी क्वेस्ट आपके यहां दिखेगी. सो कॉपर एज, और इसमें क्या है कि कॉपर एज इज कॉल्ड एज कल्चर, वेयर एज इंडस इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन, राइट? एवरी civilization is a culture, but the advancement of culture in materialistic form, जहां पर साइंस टेक्नोलॉजी टॉप पे हो तो दैट, और जहां पे अर्बन लाइफ प्रोमिनेंट हो तो वो कल्चर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सिविलाइजेशन में. सो द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज द इंडस वैली एंड सेकंड वाज द महाजनपदा, राइट? द सेकंड अर्बन रिवोल्यूशन ऑफ द इंडिया वो वहां पे बेस किया. ये आपका. So we shall discuss about the copper age, right? Precursors to these people, continuous and the successors. उसके बाद का जो हमारा टाइम आएगा, इसके बाद का, then there is an age called as Vedic age. Vedic is derived from Veda, right? और Veda we have 4 Vedas, right? कौन कौन से हैं? अथर्ववेदा, 3 अग्नि 1 सोम. एक्चुअली इन इंडियन माइथोलॉजी द होल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय 2 थिंग्स ओनली, फायर एंड वाटर.
फायर कहते हैं अग्नि, दैट कम्स फ्रॉम सन, राइट। और दूसरा होता है सोमा, दैट कम फ्रॉम मून, चंद्रमा। तो पूरी दुनिया सूर्य और चंद्रा दोनों के मिलने से बना है, राइट। कहते हैं जिसकी डेथ होती है तो वो ऊपर की ओर जाता है, तो इट अगेन गोज टू सूर्य, क्योंकि हम अग्नि कहां से लेके आते हैं? सूर्य से, राइट। तुमने वर्ड सुना है काऊ? काऊ को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाय। गाय इज गति, स्थित नहीं, गति। इसीलिए कहते हैं कि वी हैव ए सन। सन हमको क्या दे रहा? फायर। और सन से ऊपर होता है गो, गौलोक, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। गाय विद्युत है, इसीलिए कहते हैं तो गाय का दूध पीता है उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्जेस बराबर रहते हैं, न्यूरॉन सही चार्ज होते हैं। तो गाय एक्चुअली गाय नहीं है, गाय का मतलब होता है गति, स्पीड। मैंने बताया तुमको स्पीड, पूरा लाइफ गति पे डिपेंड है, राइट। गति धीमा हुआ डेथ, गति क्या? जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेथ। जब तक तुम्हारी बॉडी में मूवमेंट है यू आर अलाइव, मूवमेंट खत्म। सो इट इज ऑल अबाउट स्पीड, गति। तो हमारा दो चीज पे चलता है, एक फायर है, एक वाटर है, राइट। तो ये सन है और ये मून है। जब ये दोनों आते हैं तब पृथ्वी पर जीवन पैदा होता है। अभी साइंटिफिक स्टडी पढ़ना, इफ देयर वर नो मून देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। ये मून ही था जिसकी वजह से लाइफ हुआ, 23.5 डिग्री में आप टिल्ट हुए, आपके मौसम परिवर्तन हुए और ये सारा जीवन संभव हुआ। दैट वाज मून ओनली, इट वाज द सैक्रिफाइस ऑफ मून के अर्थ पे लाइफ है, वरना अर्थ वाज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ड्यू टू द सैक्रिफाइस ऑफ मून ये सारा काम हुआ, वो टूटा, अलग हुआ और वहां से आप बने। तो पूरा माइथोलॉजी कहता कि फायर एंड अर्थ। तो जो वेदास है, फर्स्ट 3 वेदास बिलोंग टू फायर, ऋग, साम, यजुरा। अथर्व इज सोमा। और ये चारों वेद बिनके इस धरती पे। तो वेदा जब आदमी बोलता है तो वेदा आर नॉट बुक्स, दिट इज द बेस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, के अग्नि सोम से मिला और लाइफ बना। एंड इन जेंडर बेसिस दिस इज द थिंग कि वुमन सोमा, आदमी अग्नि, लाइफ बना। प्रकृति पुरुष, लाइफ बना। तो सिंपली मानो तो दो चीज है कि आपको फायर एंड वाटर, एंड फायर ही वाटर है, वाटर ही फायर है। ध्यान रखना, जब वाटर ही फायर बनता है, जब गर्मी बढ़ेगी तो बादल बनेंगे, राइट। तो फायर और वाटर एक ही चीज है, एक दूसरे का रूप है, राइट। पानी गर्म होकर क्या बनता है बाप? यही बनता है ना। सो वेदास आर एक्चुअली द डिनोशन ऑफ फायर एंड वाटर, सोमा एंड अग्नि। तो वो जो टाइम जब हमारे पास में रिटर्न एविडेंसेज है, एक एज हमने कहा वैदिक एज, राइट। एंड दिस एज एक्चुअली बिलोंग्स टू द आर्यंस, एंड आर्यंस वाज नॉट अ रेस, इट वाज अ लैंग्वेज। सो आर्यंस रेस नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, हु बिलोंग टू द सेम लिंग्विस्टिक थिंग। एक जैसी भाषा बोलने वालों को आर्य कहा गया। आर्य प्रजाति नहीं है, आर्य इज ए लिंग्विस्टिक ग्रुप। क्लियर? अब देखो वैदिक का हमारा टाइमिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो दो पार्ट है, एक 1500 to 1000 और दूसरा है, वेरी गुड, BC एंड BC, राइट। दिस पीरियड का जो मेन रिटर्न एविडेंस हमारे पास में है दैट इज ऋग्वेदा, राइट। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ऋग्वेदिक एज। और सेकंड कौन सी हो गई? दैट इज लेटर वैदिक। ऋग्वेदिक इज मोर और लेस एज द कॉपर एज, कि इस समय आपके पास में आयरन नहीं है, एक सिंपल ट्राइबल लाइफ है जो आप जी रहे हैं, बस उसका डिनोशन करता है ऋग्वेद, राइट। ये टाइम आते आते इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, श्यामा आयस और कृष्णा आयस, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ हैज बीन चेंज्ड। ये सारा आपका कौन बताएगा? लेटर वैदिक। कंसेप्ट ऑफ राजा, कौन सा किंग चीफ 10 बन गया है, वो सब चीजें यहां पे आएंगी, राइट। ये आपका सेकंड डिनोमिनेशन होगा वैदिक। वैदिक के बाद का जो एज हम पढ़ने आते हैं दैट इज द एज ऑफ जनपदा, महाजनपदा।
व्हेन यू टॉक अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड, तो वहां पे जो यूनिट्स होती है, कितने लोग होंगे, कुल, ग्राम, विश्व, जना, तो सबसे बड़ी जो यूनिट जिसको आप देश कहते हो, नेशन कहते हो, रीजन कहते हो, वो था जना। तो अलग अलग लोग एक जैसे किनशिप में रहने वाले लोग एक जन बनाते थे, जैसे पुरु, तुर्वसा, द्रुहु, अन्नु, यदु, कृवि, तुर्वुस, पंचाल, सीबी, मान्य, सबका अपना अलग अलग जन है। जन मतलब ट्राइब, अ ग्रुप, वन एथनिक ग्रुप, एक जन बना। जब ये जन आपस में जुड़े, राइट, जैसे त्रुवुस और कृवि मिले, क्या बन गए, पंचाल। भरत और पुरु मिले, क्या बने, कुरु। तो कुरु बने तो ये बन गए जनपदा, ये है लेटर वैदिक एज। और जब जनपद आपस में मिल गए, बड़े बनाए, तो बन गए महाजनपदा। एंड दीज महाजनपदा जो मगध, मत्स्य, अवंती, कौशल, मल्ल, राइट, और कौशांबी, अपना ये काम्बोज, गंधार, राइट, ये सारे के सारे आ गया। तो ये हुआ महाजनपद आज का एरा। और महाजनपद आज के बाद आगे द डायनेस्टी ऑफ मौर्य। तो महाजनपद आज हमने यहां पढ़ा। तो ये हमारा टाइम था अराउंड 600 BC टू, राइट, 600 लेटर वैदिक चला, उसके बाद में ये लोग आगे 600 टू 300। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, और वो टाइम आया हमारा सबसे बड़ा, व्हेन वी टॉक अबाउट दी मौर्याज, राइट। और ये मौर्याज हमें कहां तक लेके जाते हैं, याद है तेरे को, मुझे पता है किसकी हत्या होती है, ये भी कौन, किसने मारा, द लास्ट किंग ऑफ मौर्य। बिल्कुल सही बात है, सेनापति ने मारा, नहीं याद है, उसका नाम था बृहद्रथ, और मारा पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंगा, द न्यू डायनेस्टी ऑफ शुंगा। तो ये अपनाता है मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्य के बाद में कौन आ रहा है, द पीरियड ऑफ लेटर मौर्य, बिटवीन मौर्य एंड गुप्ता। उसके बीच का जो टाइम है, उस टाइम को आपने 184 BC से लेकर 320 AD, राइट, एक नया टाइम जिसमें स्मॉल किंगडम्स पूरे में छाए हैं, राइट, और इन्वेजन ऑफ फॉरेन डायनेस्टीज। आपके कौन कौन आ रहे हैं यहां पे, आपके कुषाण आ रहे हैं, और कौन आ रहा है, सकाज, पार्थियंस, ये आए, और कौन आए, ग्रीक्स, ये आए आपके पास में, ग्रीक्स, सकाज, पार्थियन, कुषाणाज, ये आ रहे हैं। इधर आपके कौन है नॉर्थ इंडिया में, शुंगा, कण्वा, राइट, इधर आपके खारवेलसर है, कलिंगा, राइट, नीचे बीच में आ रहे हैं सातवाहनाज, और फार साउथ में संगम डायनेस्टी, द संगम एज, जिसको कहां से कहां तक माना गया, 300 टू 300। अब तो ये 600 से हो गई है, हाँ, बहुत आगे चली गई है अब। सो वैसे हम 300, ये संगम है जिसमें कौन है, चेरा, चोला एंड पांड्या, राइट। करिकाला, PS1 देखी होगी, देखिए वो करिकाला, वो चोलों का सेकंड टाइम बताता है, राजेंद्र वन का टाइम। ये चोलों का फर्स्ट टाइम था, जिनमें सबसे महानतम चोलो था करिकाला, जिसने कावेरीपट्टनम में डैम बनाया था। इस बार भी क्वेश्चन आया था विजयनगर का। देवराया फर्स्ट, जिसने तुंगभद्रा को पकड़ा था, राइट, क्योंकि अभी तुंगभद्रा चल रही है विवादों में, तो तुंगभद्रा पे डैम किसने बनाया, दैट वाज देवराय फर्स्ट। सेकंड को तो टाइम ही नहीं मिला, राइट। तो ये जो टाइम था चेर, चोल, पांड्या, ये कहां गए, इंडिया का जो मैप देखो तो सबसे नीचे वाला जो इलाका है, तमिलनाडु, केरला, राइट, अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, सदर्न तमिलनाडु एंड केरला, चेरा, चोला, पांड्या। इस पे सीधा क्वेश्चन आया था, उरेयूर, वांजी और पुहार, ये तीनों यही है। पांड्यों की कोरकई, चोलों की अपना ये आ गया पुहार, कावेरीपत्तनम, राइट, और उसकी उरेयूर, वांजी,
तो ये इनकी कैपिटल, मेन पोर्ट्स थे इनके और कैपिटल थे। तो ये है अपना उस टाइम का। तो नॉर्थ इंडिया में कौन आए? ये 4 आए। आपके ग्रीक्स है, सकाज है, पार्थियन है, कुशानाज है। नीचे आपके सातवाहना है जो पूरा महाराष्ट्र और आंध्रा का एरिया कवर कर रहे हैं। उससे नीचे जाओगे तो चेरा, चोला, पांड्या, राइट। और बीच में जो जहां मौर्य टूटा है वहां पर कौन आएंगे? आपके आगे कण्वा, पहले आए शुंगा, फिर कण्वा, और साथ में कलिंग में आ गया खारवेल। ये था तुम्हारा कौन सा टाइम? 184 BC टू 320। और अब इसकी जगह पे आते हैं कौन? द एम्पायर कॉल्ड एज गुप्ताज। गुप्ता स्टार्टिंग फ्रॉम यूपी। कहां से हुए? यूपी। सारा इलाका जो कन्नौज से लेकर और प्रयाग के बीच का है वहां से उठे हैं गुप्ताज। और ये गुप्ता आपके 320 से लेके और 650 तक बैठे हुए हैं सेकंड ब्रांच के साथ, राइट। वैसे देखा जाए तो 550 में ये खत्म हो जाते हैं एक बार के। और यहां पे कौन आ जाता है? पुष्यभूति, हर्षवर्धना, द लास्ट हिंदू डायनेस्टी जो सबसे बड़ी रहती है नॉर्थ इंडिया में, दैट वाज हर्षवर्धना। 647 खत्म, राइट। तो ये जो पीढ़ था गुप्ता का सबसे बड़ा पीढ़। अब इसके बाद में छोटे छोटे राजा इसके साथ चलेंगे, नागा, कुबेरा, राइट। ये सब यहां से उठेंगे, इधर आएंगे चालुक्य, इधर आ जाएंगे पल्लवा। साउथ में चालुक्य पल्लव कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। ऊपर आपके ये है तो इनका किनका? नागाज इनके मेन रहेंगे, राइट। उधर नीचे आ जाएंगे कदम्ब, राइट। अब ये एक नया टाइम आता है गुप्ता के बाद का जिसमें कई तरह के राजा यहां पर आपको मिलेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ा टाइम आता है राजपूत एज, 752। इसको अर्ली मिडिवल भी कहते हैं, लेटर एंशिएंट भी है, राइट। और इसमें मेन आएंगे सबसे पहले पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा। उसके बाद आएगा अग्निकुल, सीसीपीपी, चालुक्य, चौहान, परमार, प्रतिहारा सेकेंड। उसके बाद गहडवाल, सोलंकी, होयसला, सेना, यादवा, ककातिया। जो इस बार क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था इनमें से कौन 7th एडी में था? एक भी नहीं था। न यादव थे, न होयसेलास थे, न गहडवाल थे, क्योंकि ये सेकंड लॉ था राजपूत का। पहले में पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, 750 से 1000 और 1000 से 1200 में वो बाकी सारे थे। यादव है, गहडवाल है, ककातिया है, वरंगल है, या फिर अपना साउथ के अंदर ले रहे हैं इसमें से चोला है, सब उसके बाद के हैं। ये था। और इस तरफ साउथ में कौन है? चोला, चालुक्य, पल्लव चल रहे थे, साथ में नीचे आगे चोला। और इससे फिर आगे जाओगे तो तुमको मिलेंगे अलाउद्दीन के टाइम में कौन कौन मिलेंगे आपको? पांड्या, होयसला, यादवा, ककातिया, वारंगल, तो ये मिलेंगे। जिसका नाम जो सुना होगा रुद्रमा देवी, एक मूवी आई थी रुद्रमा, ककातिया, वारंगल। सो ये आपका रहा है एंशिएंट का काम। अब इसमें पढ़ना क्या है? वाई हिस्ट्री वी डिस्कस्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट, हाउ वी आर गोइंग दिस वन। अब करना क्या है? देखो सिंपली बात ध्यान रखना कि जब भी आप किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे, योर डिफरेंट वर्ड, व्हाट वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग द कंटेम्पररी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर, राइट, और ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। ये हमें पढ़ना है हर डायनेस्टी में, मोर और लेस, राइट। अब देखो दो वर्ड दिए मैंने, एक तो दिया सोसाइटी, एक दिया कल्चर। क्या फर्क है दोनों में? सोसाइटी का मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या था, वहां पे जो लोग रहते थे वो कैसे थे, क्या होमोजीनियस सोसाइटी थी या हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, हायरार्की सिस्टम है, कौन कहां है, उसका स्टेटस क्या है, लाइक वी टॉक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इट इज नॉट ए होमोजीनियस सोसाइटी, राइट। डिवीजन ऑफ लेबर, नॉट होमोजीनियस सोसाइटी, नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग काम है। उसके बाद कास्ट सिस्टम, नॉट ए होमोजीनियस सोसाइटी, नहीं है। तो आप कह सकते हो कि वो सोसाइटी। और कल्चर क्या है? बिलीफ, मोरल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, एक्सप्रेशन।
सोसाइटल एक्सप्रेशन किस रूप में आता है? बिलीफ, मोरल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर। जैसे उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मिडिवल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट? जो मिडिवल आर्किटेक्चर था वो उस टाइम की सोसाइटी को कैसे प्रदर्शित करता है, कैसे डिनोट करता है? वी नो दैट आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ कल्चर, और कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। तो जैसी सोसाइटी वैसा कल्चर। तो जो आपने एक्सप्रेस किया है वही तो आया है। तो उस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना हुआ है वो एक्चुअली तुम्हारी सोसाइटी का एक्सप्रेशन ही तो है। हमने देखा इंडस वैली के टाइम में, क्या देखा? उनकी जो सील्स है उस पर हमने उनका रिलीजियस बिलीफ नहीं देखा। आपके प्रोटोसिवा, जो एक योगी बैठे हुए 5 पशुओं को लिए हुए, एक लेडी को घसीट ले जाए तलवार लेते हुए, एक आपने गिलगिमेश, आधा मनुष्य और आधा जानवर देखा। आपने देखा कि बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे सेक्रेड एनिमल्स, इनकी पूजा हो रही है। ये किसके थ्रू जाना आपने? उनका अपना आर्ट के थ्रू। उनका टेंपल देखा, आर्किटेक्चर तुमने, जिसको व्हीलर ने मंदिर कहा है, असेंबली हॉल। आपने उनका वो देखा, क्या देखा? सबसे बड़ा प्लेस कौन सा रहा? 2, एक तो ग्रेनरी और दूसरा ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या डिनोट करता है? द बिलीफ सिस्टम ऑफ दोज पीपल, राइट? जैसे हमारे यहाँ कुंभ का स्नान होता है, वैसे उनके वहां भी पवित्र स्नान होते होंगे किसी ओकेजन से पहले, राइट? आपको टेंपल में प्रीस्ट मिलता है, तो एक क्लास है प्रीस्ट की, प्रीस्ट बहुत रेस्पेक्टेबल है क्योंकि बहुत बड़ी जगह पे रह रहा है। किसी 2 कमरों के मकान में तो मिला नहीं, वो मिला तो सबसे बड़े असेंबली हॉल में मिलता है तुमको। सो दैट शोज द बिलीफ। जिस जगह का जैसा स्ट्रक्चर वैसे सिस्टम। आप जब 7th 8th AD में जाते हैं, जब आप तांत्रिक कल्ट की बात करते हैं, तो तांत्रिक में पूजा किन की होती है? क्या आप श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए हैं? क्या बड़े सौम्य रूप में खड़े हुए हैं? क्या राधा कृष्ण किन की पूजा हो रही है? महाकाल, रौद्र रूप, जटाएं बिखरी है, हाथ खुले हैं, इधर भैरव खड़े हैं काला कुत्ता लिए हुए, हाथ में खुला नंगा खड़ग है, उधर खून से भरा हुआ प्याला है, यहां नरमुंड की माला है। क्यों? क्योंकि एट द टाइम जब क्या हो रहा था, इकोनॉमी फॉल डाउन हो रहा है, आपके सिटी जो है वो डिवेस्टेड हो रहे हैं, करेंसी गिर रहा है, अटैक्स बढ़ रहे हैं, लोगों का विश्वास कम हो रहा है। तो आपको एक ऐसा रूप चाहिए जो प्रलय कर दे, जिन चीजों को खत्म कर दे, या आपको सारी शक्ति दे दे, राइट? सो दैट वाज टाइम वेयर यू वांटेड टू कंट्रोल द गॉड, नॉट यू आर कंट्रोल्ड बाय द गॉड। तो तुम्हें गीता वाले भगवान नहीं चाहिए कि सर्वधर्म परित्यागी माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में तो नहीं, तुम कहोगे आप मेरी शरण में आओ। नाउ आई वांट टू कंट्रोल द वर्ड, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से वर्ड बनाया। सो तांत्रिक कल्ट वाज दोज वर्ड हु वांटेड टू कंट्रोल द गॉड फॉर देयर ओन सेक। वो आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा हो गया क्योंकि उन्होंने आपको वश में कर लिया है। सो दैट वाज पर्टिकुलर टाइम वेयर पीपल वांटेड टू कंट्रोल द थिंग्स बिकॉज थिंग्स वर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ दोज पीपल। भाई कंट्रोल कौन करना चाहेगा? जिसके कंट्रोल में ना हो वो ही कहेगा जी मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, जिसके वो क्या बोलेगा, दैट इज द थिंग। तो ये वो लोग जिनके हाथ से कंट्रोल, तो वो चाहते थे कुछ अलग। तो आपके नए नए संप्रदाय पैदा हुए, वज्रयाना, यहां पे नाथ गोरख आपके पैदा हो रहे हैं। साउथ में आप जा रहे हैं, तांत्रिक, कपालिक, और आपके कापालिक, कालमुख, अघोर, राइट? एक अलग चीज, जो एक वर्ड से अलग, जो जिसको आप खाना नहीं मांगते उनको वो खाना मानते हैं। वो मुर्दे खाते हैं, वो कच्चा मांस खाते हैं, वो रात को 3 बजे शमशान में साधना करते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, जो लाइफ हमें दिख रही है ये रियल नहीं है, रियल लाइफ उधर है। तो वो कुछ और की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि द टाइम चेंज, बिलीफ चेंज, राइट? आप देखो वक्त बदलता है, चीजें बदल जाती है। अखाड़े में जाएगा हनुमान जी की पूजा करेगा, राइट? धीरे धीरे घर में आएगा, शिव जी में लगा है, थोड़ी दिन बाद में कृष्ण जी में आ जाएगा, उसके बाद में जो भगवान मिले वही ठीक है, ठीक है ना? तो टाइम चेंज। तो यही यहां पे बिलीफ सिस्टम चेंज विद द कोर्स ऑफ टाइम, यही हो रहा है यहां। सो व्हाट वी स्टडी दीज थिंग्स। पहले वी स्टडी इकोनॉमी, कि उनके पास में रिसोर्सेज क्या है। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कौन बताता है, और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कौन बताता है? ध्यान रखना, दे बोथ टॉक अबाउट द रिसोर्सेज। व्हेन इट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज तो हम किसकी बात करेंगे? बट इफ इट इज अबाउट द मैनेजमेंट, बस यही फर्क है।
कि हु मैनेज द रिसोर्सेज एंड हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, तो आप इकोनॉमिक टर्म्स में आ जाओगे। क्रॉप्स वही है, बट व्हेन इट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप तो कौन आ जाएगा, और कैसे हार्वेस्ट होती है। सो वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किस में टॉक करता है कि वो कहां रहते थे, उसके पास में रिसोर्सेज क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज क्या थे, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या थे, कैसे उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, उसके पीछे कौन था, वो सब आपके यहां पर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और कैसे उन्होंने अपने आप को उससे इकोनॉमिक रूप में डाला, क्या करेंसी थी, क्या कोई इकोनॉमिक सिस्टम था, क्या टैक्सेशन था, क्या टैक्सेशन के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इकोनॉमी को जैसे ही इकोनॉमी डेवलप हुई, पीछे पीछे कौन डेवलप हुआ, एक बड़ा नाम पॉलिटी। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी डिपेंड्स टोटली अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। भाई तुम्हारे दो लोग कमाने दो खाने वाले, कौन सा टैक्स सिस्टम है भाई, जो आता है बांट लो खुश रहो। 1000 लोग कमाने वाले होंगे, उनके पास में रिसोर्सेज होंगे, प्लस आएगा तो टैक्स सिस्टम लोगे। सो विद द चेंजिंग कोर्स ऑफ इकोनॉमी, चेंजिंग द कोर्स ऑफ पॉलिटी। ऋग्वेदिक पीरियड में क्या है तुम्हारे पास पॉलिटी के नाम पे, सभाएं हैं और लोग हैं, कोई राजा है नहीं है, राजा जी तो युद्ध के लिए है, बाकी दिन तो राम 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 राम, कैसे हैं भाई साहब, ठीक है ठीक है हो गया, इतना ही राजा जी है। बाकी युद्ध हो तो गुरु जी चलो आगे आगे क्यों आपको हमने राजा कहा है, तो भाई मरने के लिए राजा है कहे, उस समय तो मरने के लिए राजा होते थे, तलवार दो चलो राजा जी, आपको हम पूरे दिन सम्मान देते हैं, अब सम्मान दिया तो मान तो लेंगे वापस, तो दैट्स द टाइम। और उस समय आपके पास सभा समिति गण विधि था, एंड दीज वर द एसोसिएशन ऑफ ऑल द ट्राइब पीपल, सब उसमें है, महिलाएं भी है, और विद्यथा में महिलाएं हैं, गणा में, सभा समिति में महिलाएं हैं, विद्यथ में है और समिति दोनों महिलाएं आपकी आ रही। सभा में भाग लेने का अधिकार है, सभा वॉज द स्पेशल, और विद्यथ है डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में महिलाएं हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो कर रही है। सो मैन एंड वुमेन बोथ वहां पे है, बट इन लेटर वैदिक पीरियड सिस्टम हैव चेंज्ड, यू हैव ए स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आगे जाते बढ़ता गया। तो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, इकोनॉमी हुआ तो पॉलिटी हुआ, एंड सोसाइटी, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इफेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमी एंड पॉलिटी ओवर द सोसाइटी, एंड नाउ सोसाइटी इंपैक्ट द पॉलिटी एंड इकोनॉमी। सोसाइटी करती है ना इकोनॉमी को इफेक्ट, कैसे करती है सोचो बताओ, हाउ इकोनॉमी इंपैक्ट द, हाउ सोसाइटी इंपैक्ट द इकोनॉमी एंड पॉलिटी। Societal norms and rules. Resources will be distributed on which basis? The social basis. आप ब्राह्मण हैं, आप विद्यादान कीजिए, यज्ञ कीजिए, आप क्षत्रिय अब युद्ध करेंगे, आपको टैक्स मिल जाएगा, आपको कमाने की जरूरत है, आप वैसे आप ट्रेडिंग कीजिए, आप शूद्र आप सेवा कीजिए। सो एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग किसके पास आ गया, वैश्य के पास में, सर्विस किसके पास आ गई, शूद्र के पास में, क्षत्रिय वॉरियर हो गए। ये किसने कहा, इकोनॉमी ने कि सोसाइटी ने? दिस वॉज द सोसाइटी, समाज जिसने बताया कि किसको क्या कार्य करना है, द डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर वॉज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, बट एक्चुअली कंसेप्टलाइज्ड इन इकोनॉमी। तो किसको क्या करना है, सोसाइटल। तो सोसाइटी ने इकोनॉमी को चेंज किया। इकोनॉमी में कौन किसका रिसोर्स का अधिकारी होगा वो बताएगा, कि भाई आपने कहा है कि वेद में लिखा है राजा जो है वो देवताओं का रूप है ना, धरती पे जो देवता है वो कौन है, किंग है। तो जैसे आप यज्ञ में आप अन्न अर्पित करते हो देवताओं के लिए, वैसे ही आपको यहां पे अपने अन्न का एक भाग किसको अर्पित करना पड़ेगा, किंग को, एंड दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। भाग, भोग, बलि, ये टैक्स के नाम थे तुम्हारे, कि जो भोग तुम उनको लगाते वही भोग किसको देना है, राजा को। जो भाग देवताओं को लेते वही भाग किसको देना है, राजा को। जो बलि उसको वो बलि राजा को, बिकॉज किंग इज अर्थी गॉड। तो आपको पहले से किसने डिसाइड किया, सोसाइटी ने। सो सोसाइटी लीड्स टू चेंज, जैसे जैसे सरप्लस आता गया चीजें बनती। तो बस यही हिस्ट्री में पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है, एक एब्सोल्यूट वहां क्या था और एक कंपैरेटिव क्या चेंजेज आए। मैं वही बात करता हूं, सिमिलरिटीज एंड, बस वही समझ लेना कि क्या आगे बढ़ा। जैसे क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कल्चर आज भी इंडिया में सर्वाइव कर रही है, कौन और कहां बता दो। सेम बात है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में सिमिलैरिटी आनी है कि कौन सी चीज है जो वहां भी थी, और द सिमिलैरिटी इन द कल्चर। अगर थोड़ा दिमाग लगा तो आज कौन सी सिमिलर है, पेड़ पूजा, वृक्ष पूजा, अंधविश्वास, ताबीज, टोटके, सब तो है, मंदिर, सामूहिक स्नान, सब तो कर रहे हो। तो ये कब से चला आ रहा है,
इंडस वैली से। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। क्वेश्चन यहां आते हैं द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, हाउ द अकबर्स दीन-ए-इलाही वाज सिमिलर टू द धम्मा। बोथ वर सेकुलर इन नेचर। दीन-ए-इलाही वाज नाइदर द मुस्लिम नॉर द हिंदू, a word which is based on an individual, right? जो सेकुलरिज्म को मानता हो, जो प्रकाश को देवता मानता हो, right? यही बात तो अकबर ने कही थी। And the policy of Akbar Sulh Kul, the Sulh Kul was the same policy which was derived by the Dhamma. धम्मा यही बात करता है, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, टॉलरेंस विद ऑल, यही बात करता है। अ मॉरल पॉलिसी, एथिकल वैल्यूज, द सेम एथिकल वैल्यूज। दोनों में क्या है? वाई अशोक महान एंड अकबर महान? वी हैव टू वर्ड्स, टू डिफरेंट एजेस, राइट? एक बात कर रहे हैं हम बात करें कब की, कब का टाइम है अशोक का? 268 BC, 272 टू 268 के बीच का टाइम लेते हैं, दैट वाज द टाइम ऑफ अशोका। और अकबर कब की बात कर रहे हैं आप लोग? कब की? अरे 1556 टू 1605। तो आप देखो कि 1700 साल का गैप है, 1700 years गैप, और ओनली टू पीपल आर डेजिग्नेटेड एज ग्रेट, अकबर एंड अशोका। अब तुम्हें वो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस का एक पॉइंट बनाना होता है कि हमने यहां पे पॉइंट लिया छोटा सा यहां पे कि पोजीशन ऑफ वुमन। वी स्टार्टेड विद द इंडस, वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपदाज, मौर्य, लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, मिडिवल एंड टू द मॉडर्न। बस एक पॉइंट पकड़ा के क्या चेंजेज हुए। तो पहले एक आपने एब्सोल्यूट बना के भाई वुमन के लिए ये पोजीशन होनी चाहिए, इक्वल टू द मेन, राइट? इक्वल कन्वर्टेड इनटू द सब्जुगेशन, हाउ एंड व्हाई? समझ में आया? हिस्ट्री को पढ़ना तो दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव मेथड। एंथोनी कहा था ना कंपैरेटिव, सो दिस इज द कंपैरेटिव। एट पॉइंट तुमने एक बना लिया कि भाई वुमन के लिए क्या होना चाहिए, वो सब रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू दी मैन शुड बी टू दी वुमन, बिकॉज बाय द नेचर, बाय द गॉड, बाय द लॉ, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। आई विल नॉट से द काउंटर पार्ट, दे बोथ हैव देयर इंडिविजुअलिटी, राइट? नॉट इक्वालिटी, अकॉर्डिंग टू योर ओन, राइट? तुम्हारा खुद का जो सामर्थ्य है, कॉम्पिटेंसी है, उसके हिसाब से तुमको पोजीशन मिलना ही इंपावरमेंट है, नॉट टू द इक्वल टू द मैन। मे बी मैन वहां तक ना पहुंचे। सो द सिंपल थिंग इज दैट कि अब हमें पता करना कि क्या स्टेटस रहा। अगर आप ऐसे हिस्ट्री को कवर कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री कहीं छूटेगा नहीं। स्टेटस ऑफ कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्हाट हैपेंड, राइट? स्टेटस ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कैसे क्या हुआ, ट्रेड कहां गया। तो पॉइंट एक पकड़ना है और फिर आगे उसको देखना है। टॉपिक्स वही है, वैदिक से लेके और आप मॉडर्न तक जाओगे टॉपिक वही है, राइट? स्टेटस ऑफ फार्मर, स्टेटस ऑफ शूद्रा, स्टेटस। मेन प्रॉब्लम किन को आती है? द सप्रेस्ड क्लास, द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बाकी सोसाइटी में क्या फर्क पड़ना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को? हाँ, वैश्य को टैक्स देना पड़ता है, लगातार बोझ आ रहा है। अराउंड 7th AD देयर वर नो डिफरेंस बिटवीन वैश्य एंड शूद्र, क्योंकि दोनों टैक्स से दबे हुए हैं, दोनों पर पूरों का भार है। इधर से फ्यूडल लॉर्ड्स है, ऊपर किंग है, सबका भार किन पे आ रहा है? ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर्स पे आ रहा है। तो एक विजन होना चाहिए। व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री यू नीड अ विजन कि मैं जो यहां पढ़ रहा हूं उसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं विद द कोर्स ऑफ टाइम, और क्या चीज कंटिन्यू कर रहा है। अगर ये पता तो कहीं का क्वेश्चन निकाल दोगे कि अच्छा ये मिडिल का टाइम था, इस समय इतना चेंजेस हुआ था, ये आंसर सही है। एज वी डिस्कस दैट एवरी थ्योरी का स्टार्टिंग कैसे होता है? विद द क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई द पोजीशन ऑफ वुमन बीन डिटेरियोरेटेड थ्रू आउट द एजेस एंड हाउ। तो आई विल गो विद द प्रोसेस, आई विल गो विद द कॉजेस। और मैंने तुम्हें बताया था द सेम क्वेश्चन व्हाट अराइज कि व्हाई इन द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स ऑफ इंडिया वी हैव एडवर्स सेक्स रेशियो। द सेम थिंग हियर, सब्जुगेशन। क्यों? चेंजेज इन इकोनॉमी, चेंजेज इन पॉलिटी, चेंजेज इन द स्टेटस ऑफ वुमन। तो ये कोई एक दिन का स्टोरी नहीं है, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री में ये होता आ रहा है। तो हिस्ट्री गिव्स क्वेश्चन ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज पॉइंट्स, जहां पे हिस्ट्री तुमको क्वेश्चन देगा। वाई ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी इतना फ्लरिश किया इंडस में? वाई? बाद में क्यों नहीं किया? अदर कॉपर एजेस जैसी क्यों नहीं रही?
What changes made from Vedic to later Vedic? We are not studying history. I told you, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं. We are just analyzing the history. We studied already. Now analyze why it happened. अरे पढ़े में से क्वेश्चन तो वो देगा, ये थोड़ी देगा. यूपीएससी थोड़ी देगा तुमको. यूपीएससी कभी नहीं क्वेश्चन देगा जो सीधा स्टडी में से पूछ लेगा तुमको. नहीं पूछेगा. क्वेश्चन बनता ही नहीं है. कौन सी हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है कि हाउ आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट टू द स्पेसिफिक ग्रुप और स्पेसिफिक एज? पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, मिडीवल का. कल तुमको एंशियंट का पूछ ले कि अशोका का टाइम का आर्किटेक्चर कैसा उस समय की लाइफ को डिनोट करता है. बताइए. अशोक टाइम में स्तूपा भी हुए हैं. उस समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या था? अशोक टाइम में हमारे पास क्या है? स्तूपाज है, एडिक्ट्स है, उसके बाद में आइडोल्स है, राइट? वो मिला है, फोक आर्ट है और रॉयल आर्ट है. तो कैसे वो डिनोट कर उस समय की लाइफ को? दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री. इट इज द इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरैक्शन. सिंपल एनसीईआरटी का बुक्स अपने पास रखो. द ओल्ड एनसीईआरटी, द न्यू एनसीईआरटी आर मोर विजुअलाइज्ड विद लेस नॉलेज. ये तुमको सिर्फ हिस्ट्री दिखाता है, बताता नहीं है. पुराने वाले तुमको हिस्ट्री बताएगा, बट वी नीड टू एनालाइज. तुम्हें पता है मैं इंटरेक्ट कर सकता हूं, मैं बताऊंगा, इंटरेक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा. कि पहले मैं तुम्हें बताऊंगा फिर इंटरेक्ट करूंगा. इफ यू नो आई कैन इंटरेक्ट एवरीथिंग. कि क्यों इंडस में ऐसा हुआ, क्यों कॉपर कन्वर्ट हुआ ब्रॉन्ज में, व्हाई? ब्रॉन्ज कॉपर की वजह ज्यादा कठोर होता है ना. इफ यू हैव ए मिक्स अलॉय, अलॉय का तुम्हारे पास में है तो वो प्योर से ज्यादा पावरफुल होगा. आयरन टेक्नोलॉजी यूज क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास प्योर कोक ही नहीं है. आयरन को पिघलाओगे कैसे? जब तक सही कोक के पास नहीं पहुंचोगे आयरन स्मेल्ट नहीं हो सकता. मेल्ट आपको स्मेल्ट फिनांस चाहिए, अच्छी भट्टी चाहिए और अच्छा उसके अंदर टेम्परेचर चाहिए. और वो कौन देगा? प्योर क्वालिटी कोक. तब तक नहीं है. जब तक क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे उस आयरन का तुम? और वो तुमको कहां जाके मिला? बिहार में. तुम्हारा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया. कॉपर तो कहीं भी मेल्ट हो जाएगा ना. तो जहां कॉपर मेल्ट होता है कॉपर काम आ गया. पर जहां पर कॉपर कन्वर्ट करने का तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है तो वहां तुम कच्चा ही सप्लाई करोगे, बिकॉज़ यू डोंट हैव टेक्नोलॉजी. एंड एज आई टोल्ड यू, गार्डन साइड एक बात बोलता है. क्या बोलता है? E + T = C. एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर. जितनी कल्चर में पर कैपिटा एनर्जी का कंजप्शन होगा उतनी ही ज्यादा वो कल्चर डेवलप होगी. अब पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन देख लो कितना है किसका. अभी कौन सा पैमाना बना हुआ है बताओ? किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट का पैमाना क्या है अभी? इनकम क्या है? इनकम किस टर्म में? इनकम सेविंग और इनकम कंज्यूमिंग, राइट? परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट? कंजप्शन. आप कितना कंजप्ट कर रहे हैं? हम जो जितना भी बजट बनाते हैं, जितना भी कहते हो, किस बेस पे ला रहे हैं? कंजप्शन. अभी जो अपना ये आया था द सर्वे द टाइम ऑफ पेंडेमिक, हमने उस समय क्या देखा था? हमने देखा था कि जो पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट है उसकी बिक्री कम हो गई थी. ये क्या बताता है? द लोअर मिडिल क्लास एंड द पुअर क्लास, उनका कंजप्शन का जो है वो कम हो रहा है. क्यों समझते हैं? 5 रुपए बिस्किट कौन खाता है? सुबह सुबह जाएंगे 5 रुपए बिस्किट चाय के साथ में कौन लेता है? यही लोग लेते हैं. इंडिया में सबसे ज्यादा खपत इसी की, आपको मालूम? इंडिया में टॉप पर है ये पार्ले जी कंजप्शन में. सुबह सुबह का नाश्ता क्या है? अगर आप दिल्ली जाओ तो उसका सुबह का नाश्ता क्या है? छोले भटूरे छोड़ दो, वो 40 रुपए के आते हैं. आप जाओ चाय की दुकान और एक फैनी मिलती है लंबी सी, राइट? लोग वो लेते हैं, डुबोते हैं और खाते हैं. जब आप मुंबई जाओगे तो वड़ा पाव और चाय, या पाव जो बन आता है ना, पाव वाला बन, वो ये मेन कंजप्शन है उन लोगों का जो सबसे ज्यादा योगदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. द लोअर मिडिल क्लास और दी नॉट बीपीएल से अबू, जिसको हम बीपीएल नहीं कहेंगे, अबू द पॉवर्टी लाइन एंड लोअर मिडिल क्लास. ये जो एरा है ये आपका सबसे बड़ा कंज्यूमर ग्रुप बनाता है इंडिया का, राइट? इंडिया मालूम वर्ल्ड में भी टॉप पे क्यों चल रहा है? ड्यू टू दिस मिडिल क्लास ओनली. इंडिया का सबसे बड़ा फायदा ये मिडिल क्लास है, क्योंकि इनके सपने बहुत जबरदस्त हैं. ये जब सेल में जाते हैं जियो मार्ट की या रिलायंस की या सेल में जाके, सबसे पहले नाइके के जूता देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लिवाइस की जीन्स में कितना 40% ऑफ हुआ है. अमीर आदमी को लिवाइस जीन्स इसमें कोई वो है ही नहीं, उनका लाइफस्टाइल अलग है. वो देखेंगे अच्छा लग रहा है, कॉटन का है तो पहन लिया. अब जारा है, पड़ा है, कुछ नहीं. ये मिडिल क्लास को सब पता है, जारा, प्राडा, गुची,
सबके आइटम के नाम नंबर सब पता है, कौन सा कब बिक रहा है, इसकी सारी नॉलेज टॉप पर है, उसके सारे सपने यहां है, यहां पे है। तो जितना इंडिया में नाइके का शूज मिडिल क्लास खरीदता है ना, उतना कोई नहीं। काम का अगर तुम्हारे जेब में 1500 रुपए है और जियो की सेल लग गई, इसमें अमेजॉन में सेल लग गई और 1399 में शूज आ गया, बिना पूछे खरीद लेगा। वो सोचेगा नहीं इसका यूज है या नहीं है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड का पैसा इंडिया में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड की कंपनी इंडिया में, क्योंकि ये मिडिल क्लास सोच नहीं रहा है, इसकी जरूरतें नहीं है, इसके सपने हैं। राइट? ये पुरुषा के मोमो घर में मिला के उनको तल के खाता है, इसका शौक है, इसका शौक स्टारबक्स है। 3 बार उसके आगे से निकलेगा, चौथी बार 500 रुपए जेब लाके कॉफी पी के उसका मग रखेगा सुरक्षित। ये उसका जरूरत नहीं है, पैशन है। एंड दैट मिडिल क्लास वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। और ये मिडिल क्लास सबको चाहिए। ये वो आदमी है जिनके पास जरूरतें भी नहीं है। ये मल्टीप्लेक्स में जाएगा और यही 300 रुपए के पॉपकॉर्न खाता है। 12 के बली के मरवा दिए, महंगा पड़ गया, पर नहीं, उस समय खा लेगा। ये सोचता कम है। ये इंडिया का सबसे बड़ा टर्म है जो अभी और वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि उनके पास 2 ही लोग हैं, या तो गरीब अमीर है या गरीब है। इंडिया के पास वो मिडिल है जो ना अमीर है ना अमीरी है नहीं, गरीबी वो शो करता नहीं है। घूमने में जाएगा तो नाइके के जूते पहनेगा, सुबह सुबह देखना, और गर्मी के अंदर भी नाइके का पूरा पहन के जाएगा, आउटफिट पूरा रहेगा उसके। सुबह सुबह वॉक करने जाएगा, टेम्परेचर 30 डिग्री हो, नाइके दिखाएगा जरूर, और वही बड़ा सा निशान है। वो नाइके है या नहीं कोई मतलब नहीं है, दिखना चाहिए, प्यूमा दिखना चाहिए। और लिवाइज है तो शर्ट अंदर डालेगा पूरा और लिवाइज को ऐसे करके चलेगा, ऐसे खड़ा होगा आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे होगा, और भाई कैसा है, ठीक है, आज तो भाई ठीक लग रहा है, अच्छा लिवाइज की लाया, हाँ यार कुछ सही है ना, कंफर्टेबल लग रही हो, लगे ना भले, बट वो फील ले रहा है। सो दिस इज द थिंग। तो स्टडी एनालिसिस, इंडिया में क्यों इतना एफडीआई आ रहा है, कभी बैठ के सोचा है हमने ऐसा क्या बदल दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारा वही है, आधी सड़कें खुदी हुई और आधी में लोग, वही है। रेलवे स्टेशन निकलते देख लो तुम, जो सड़क आज बनी है कल खुदेगी, यहां हर जगह खुदा है, उठा के देख लो, आज नहीं खुदा है तो कल खुद जाएगा। तो ये देश यहां हर जगह खुदा है। सो है क्या हमारे पास? दीज पीपल, दैट ह्यूमन कैपिटल व्हाट वी आर पजेजिंग। बांग्लादेश का इतना जबरदस्त तरक्की क्यों हुआ अभी, मालूम है क्यों? क्योंकि सारा मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पर यही जो यूथ है, ये सब जितने भी नाइक के, लेदर, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज का जितना भी सामान है, सिलाई का, स्टिचिंग का, वो सब बांग्लादेश कर रहा है। यही इंडिया का फायदा हो रहा है। तो मिडिल क्लास यही एस्पायरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, यही सपने देख रहा है। अमीर सपने नहीं देखता, वो इन्वेस्ट करता है। गरीब के पास कुछ है ही नहीं, क्या इन्वेस्ट और क्या सपने। ये सारे बीच वाले ये लोग इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं, सपने बहुत है। चाय की दुकान में खड़े हैं तो कल एमबीए वाली चाय की बात कर, भाई साहब 20 करोड़ का है इसका। एक दिन डिजिटल देखेगा, भाई हाँ के वो पैकेज देखा उसका अवध ऊर्जा का, भाई साहब का कितना है, 18 करोड़। भाई छाती ठंडी होगी उसकी कि अपनी लाइफ में 22 करोड़ भी मिलते हैं, कि कुछ नहीं बनेगा तो कम से कम उसका पैकेज देख। मतलब इनके पैकेज छोटे नहीं है, छोटी मोटी बात ही नहीं करेंगे, ये सीधी बात करेंगे 15 करोड़ 18 करोड़। उसकी करी मिनट 38.5 मिलियन फॉलोअर है भाई, तो हम ऐसे भी पैसा बना सकते हैं। मतलब एवरी टाइम थिंकिंग। वो यूट्यूब में 2 वीडियो बना के इनको लगता है कि बस कल छा जाएंगे, परसों एल्गोरिथम देखेंगे, बस एल्गोरिथम समझ में आ गया तो बस 100 200 500 बस मोनेटाइज हो जाएगा। बना रहे हैं वीडियो। दिस इज द टाइम। ये वो जगह है जहां पे पूरी दुनिया पैसा लगाना चाहती है। इज दिस ऑन दिस ह्यूमन, क्योंकि जैसे ही 30 साल से ऊपर जाएगा ये सब मोनेटाइज बंद हो जाएंगे। फिर वो हिसाब लगेगा, आलू कहां सस्ते मिलते हैं, अच्छा गोभी साहब सब्जी में कल तो लाया था क्या, आज खाली आलू बना ले गए। तो वो फिर क्या है, कैलकुलेशन बदल जाएगी। अभी ये जो 20 to 30 का जो एज ग्रुप है ना, ये सबसे ज्यादा उसमें है। सो भाई मनी इज कमिंग टू इंडिया, फ्लोइंग टू इंडिया। ह्यूमन रिसोर्स का सारा खेल है। इसलिए इंडिया में एजुकेशन सिस्टम आप देखो, एनईपी नया आ रहा है, वो कह रहा है कि नोट आपको डिग्री लेने के लिए 5 साल आने की जरूरत नहीं है, आप 2 साल भी आ रहे हैं, 2 डिग्री भी ले रहे हैं, कैसे भी ले रहे हैं, आपको मिलेगा। आप डिप्लोमा कीजिए, डिग्री कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी कीजिए। यही वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी के सबसे बड़े लोग बनेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत।
सब इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं कि यही वो टाइम है। स्टार्टअप का टाइम भी यही है। स्टार्टअप को हीरो बना के क्यों ला रहे हैं ऊपर, शार्क टैंक को क्यों ऊपर ला रहे हैं? क्योंकि लोगों में एक आस जगे, राइट? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाले टाइम में लोग शार्क टैंक को देखकर शादियां करेंगे। वहां गए हो कि नहीं गए हो? नया जगह होगी, कौन सी की शार्क टैंक, इनोवेशन की नीचे कौन सी की शार्क टैंक, राइट? सो थिंक अबाउट हिस्ट्री। यही वो जगह थी जहां पर ब्रिटिशर्स आए थे। क्यों आए थे? सबसे बड़ी बात यही थी, प्रॉस्पेरिटी। इंडिया का ट्रेड टॉप पे था, ट्रेड आपका टॉप पे था, एग्रीकल्चर आपकी सेल्फ सफिशिएंट था, बस वही उनको चाहिए था, और यहीं से चेंज हुआ। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले, लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट वर्ल्ड। तो हिस्ट्री को हमने एंशिएंट किया, राइट? थोड़ा सा मिडिवल कर लेते हैं। पहले एंशिएंट करूं या मिडिवल आगे चलूं? अभी थोड़ा बताओ मिडिवल के बारे में, या एंशिएंट पलटू? मिडिवल बता दूं थोड़ा सा? आज पढ़ने की इच्छा नहीं तेरी? प्रभु, वहां से ही आया हूं। सो एंशिएंट, एज वी डिस्कस द 1200 और 1206 एंशिएंट कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है एक पीरियड विच इज कॉल्ड अ डार्क एज इन द टर्म्स ऑफ यूरोपियंस, बट इंडिया इट वाज नेवर अ डार्क एज। एक नई डार्क एज किस फॉर्म में कहते हैं? इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी। फ्यूडल लॉर्ड्स आते हैं, फ्यूडलिज्म आता है, एक स्टेग्नेशन आता है जहां पर आपका इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक जो एडवांसमेंट है वो रुक जाता है। सो द एज जहां पर एग्रीकल्चर जो है इट वाज सप्रेस्ड बाय द पीपल, राइट? जहां पर आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, आपके एग्रीकल्चर पे बजाय ध्यान किस पे दे रहे हैं? टैक्सेशन पे, राइट? बहुत कम में फ्यू सल्तनत पीरियड था, कुछ सुल्तान हुए थे विच एम्फेसाइज्ड ऑन द एग्रीकल्चर, जैसे फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तकविया सौंदर, द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर लोन बात कर रहे हैं। उसके बाद है शेरशाह, द पर्सन हु रियली इंप्रूव्ड द एग्रीकल्चर। उसने अलग अलग तरह की क्या किया? उसने कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड, राइट? अलग अलग लैंड है, उस पर कैसे कैसे हमें अलग अलग तरह से टैक्स लेना है, कैसे उसको बढ़ाना है। उसके बाद आया था अकबर, और अकबर के बाद आगे किसी ने ध्यान नहीं दिया। सो इट वॉज द पीरियड। देखो, एक पीरियड होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ रही है, आप गौर करके देखो। व्हेन वी टॉक अबाउट द मौर्यंस, तो हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता। उस समय एक था कौन? एक व्यक्ति जिसने सुदर्शन लेक बनाया था, रुद्रमा। तेरे को जरूरत है बाकी। कौन था? हाँ बिल्कुल था, मैं गवर्नर था इसका। क्या नाम था उसका? नाम था पुष्यगुप्त, राइट? पुष्यगुप्त जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, उसने वहां पर क्या बना रहा है? सुदर्शन लेक। क्यों बना रहा है? बिकॉज द एरिया ऑफ गुजरात वॉज ए ड्राई एरिया, आपको लगातार बारिश नहीं है, तो वहां पे जो लैंड है उस लैंड को 12 मंथ तक लगातार पानी देने के लिए आपको एक वाटर बॉडी चाहिए, और वो बॉडी कौन सी थी? सुदर्शन लेक। दूसरी बात हमने पढ़ा था, परदेश पाओ हनीना, स्वदेश दावा मानी नवा। ये क्या थे? नए एग्रीकल्चर लैंड को बताना, लोगों को एग्रीकल्चर लैंड में लाला के बसाना, ताकि आप एग्रीकल्चर को और ज्यादा करो। दैट वाज द टाइम वेयर पीपल यूज पीपल किसके लिए? इनपुट के लिए, कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो वो टाइम था जब लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे थे। इट वाज अ टाइम, राइट? आपने टाइम देखा 600 BC का, जब आयरन को यूज किया गया टेक्नोलॉजी में। सब लोग आयरन को यूज करने के लिए कर रहे हैं। एक टाइम व्हेन रिलीजन हैज बीन चेंज्ड, न्यू सेक्ट केम इनटू फोर्स। व्हाई सो? द सैक्रिफाइस, कि बलि ज्यादा हो रही है, तो ऐसे सामने आए बौद्ध, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो बात करते हैं बलि नहीं होना चाहिए। जैनिज्म बिल्कुल नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, राइट? क्यों? ये क्रिटिसाइज कर रहा है ऑल द सेरेमोनियल थिंग्स जिसमें बलि हो रहा है। व्हाई सो? बिकॉज दीज कैटल्स आर यूजफुल इन द एग्रीकल्चर। तो एक टाइम व्हेन एग्रीकल्चर इज द मेन इश्यू, इकोनॉमी इज द मेन इश्यू। तो वो टाइम कैसे इकोनॉमी फ्लरिश किया, कैसे इकोनॉमी बेस्ड अलग अलग एम्पायर बनते हैं। एम्पायर आपके कहां बन रहे हैं? वो पूरा गंगा वैली उठा के देख लो, महाजन पदार्थ 16 में से 11 महाजन पदार्थ तुम्हारा गंगा वैली में है। क्यों है?
एग्रीकल्चर, क्योंकि सारी फर्टाइल लैंड है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास वाटर रिसोर्सेज है। तो पीछे एक स्टोरी चलता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। बड़ा क्षेत्र कैसे बनाओगे भाई साहब? ऐसे तो बनाओगे जब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे। यही रिसोर्सेज का खेल चल रहा है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो आपकी पॉपुलेशन ग्रो करेगा, तो ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा, आपका नेचुरल रिसोर्स बढ़ा है, जो आगे जाके किसको बढ़ाएगा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। तो यह गणित सबको आता था। यही गणित जो है आपका रिवोल्यूशन का काम करेगा, अर्बन रिवोल्यूशन का। यही गणित ने आगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का काम पैदा किया था। सो द टाइम व्हेन इकोनॉमी प्रॉस्पेरस, वही टाइम प्रॉस्पेरिटी का। एक टाइम जब इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाएगा, वो टाइम होगा तुम्हारी डिक्लाइन का, इन सोसाइटी, इन पॉलिटी। वो टाइम जो फ्यूडलिज्म का टाइम है, जब एक एग्रीकल्चर पे 18 तरह के टैक्स डाल दिए तुमने, 18 टाइप ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, राइट। तो वो टाइम उनकी, आपको नहीं पता वो कहां से ला रहा है, आपको तो बस टैक्स लेना है। सबसे पहले जमींदार लेगा, फिर उससे ऊपर वाला फ्यूडल लॉर्ड लेगा, फिर उससे वाला सामंत लेगा, फिर उससे महाराज को जाएगा। तो क्या जाएगा तुम्हारे पास? इरिगेशन के नाम पे ऊपर आपके पास वही पुराने नियम है, राइट। अगर हम लास्ट बात करेंगे रुद्र दमन का, अगर हम सिंपल बात लें तो लास्ट बार सुदर्शन लेक को कौन करा? स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता के बाद से लेके और मिडिवल तक क्या हमको ये नाम कभी सुनाई दिया? कभी नहीं सुनाई दिया। क्या कभी हमने पढ़ा हो कि भाई उसने एक लेक बनवाया, उसने एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बनवाए? उसने कुछ नहीं किया, बस टैक्स इकट्ठा करना है। तो वो विलेज which were the part of export became self sufficient, अपने में होकर गए। हर गांव की अपनी एग्रीकल्चर है, वहां के कुछ आर्टिसन से कुछ एग्रीकल्चर है, वो उसके बदले में टूल्स ले लेता है, बदले में गेहूं दे देता है। सिस्टम आपके पूरा देश जो है एक ओपन सिस्टम से क्या बन गया? क्लोज सिस्टम। प्रोस्पेरिटी वहीं रह गया। अब वो प्रोस्पेरिटी एरिस्टोक्रेसी में बदल गई, उनके घर बन रहे हैं, उनके बड़े बड़े महल बन रहे हैं। बेस वो कॉमन था। डार्क एज के पीछे यही एक कंसेप्ट था कि कॉमन मैन का कंडीशन क्या होगा। आपकी सोसाइटी पूरी तरह से स्टैग हो गई है, कास्ट सिस्टम टॉप पे आ गया। कास्ट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? क्या कास्ट मतलब क्या? हायरार्की सिस्टम, डिवाइडेशन इन सोसाइटी टॉप पे आ रहा है। तो फिर आगे आना पड़ा कुछ लोगों को इसको तोड़ने को, जिसको आपने कहा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन 16th सेंचुरी। आ रहे हो ना, जात पात पूछे ना कोई, हरि को बजे सो हरि का। क्यों कहने की जरूरत पड़ी आपको ये? मैंने आपको अभी भी कहा था, क्यों जरूरत पड़ी कहने की? अगर होता तो कहते नहीं, राइट। और इसी स्टेग्नेशन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एवरीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी, बट इफ यू आर सप्रेस्ड बाय द सोसाइटी, कैसे करोगे? तो वर्किंग हैंड खराब होकर रह गया आपका। अगर हर एक ने किया होता तो प्रॉस्पेक्ट टॉप पे होते। तो कहीं कहीं सोसाइटी भी इकोनॉमी को रोकती है, बैरियर बनती है। यही होता है। So study of history is not the study of events only. Analysis of events. What outcome was there? जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं टूल्स के बारे में, तो हमें सोचना पड़ता है यही टूल क्यों? जैसे मैंने तुमको बताया था, एट द अर्लीस्ट स्टेज टूल का मतलब क्या था? बोन फ्रैक्चरिंग। बोन को तोड़ना है तो तुम्हें मोटे टूल चाहिए। पतले पतले टूल से क्या कर लोगे? तीर मार के कौन सा बोन तोड़ लोगे? तुम्हें तो पत्थर चाहिए, मारा तोड़ा, क्योंकि तुम्हारे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना है। मीट तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वहां वो कहते हैं पैंथर से लेकर और लकड़ बग्गे तक तुम एक से भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हेंस हमेशा किस में आते हैं? 50 से 60 के ग्रुप में आते हैं वो, उनसे तो शेर भी नहीं लड़ता। तो तुम कहां से लड़ोगे? तुम 4-5 लोग निकल के बाहर आगे पीछे से उन्होंने घेर लिया, कहता बस घर में सूचना दे देना, क्या तो हमारा ही खा लो। तो वही बात है। सो द टाइम हैज बीन चेंज। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, से वी स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनके आर्टिफैक्ट्स। कब तक? कि जब तक हम वैदिक तक नहीं पहुंचते हैं। तो जब तक हम वैदिक तक हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट रखना कि इफ इट इज स्टोन एज तो वी शैल फोकस ऑन
एंड इफ इट इज अबाउट द कॉपर एंड टिल आयरन, तो हम किस पे ध्यान रखेंगे? पॉटरी। आर्टिफैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल्स के बाद होगा वो कौन होगा? क्योंकि तुम्हारे पास घर में इकट्ठा करने के लिए कोई तो चाहिए, किस में करोगे भाई? आज की जगह आपके पास बड़े बड़े कोठार तो बने हुए नहीं होते थे, तो घर में जो धान आता था, जो उसको किस में इकट्ठा करते होंगे? पुराने लोग किस में? मटकियों में करते थे। घर में बड़े बड़े ऐसे मटके बना रखे हैं, उसमें डाल रहे हैं धान, उन्हीं को बोलते हैं पॉटरी, जिसमें आप खाते हो, जिनमें आप स्टोर करते हो। स्टेपल डाइट मैंने बोला था ना, चेंज हुआ था। कैसे चेंज हुआ था? कि जब आपने कंट्रोल यूज ऑफ फायर शुरू किया था, तो आप व्हीट भी खा सकते हो, राइस भी खा सकते हो, आलू भी खा सकते हो। तो बस वो स्टेपल डाइट को तुम्हें स्टोर करना है, खाली मीट को स्टोर कर नहीं सकते। इंडिया से इतना ब्लैक पेपर का क्यों एक्सपोर्ट होता था? ब्लैक पेपर इज ए प्रिजर्वेटिव। तो किसी भी ठंडे इलाके में मीट को लंबे समय तक रखने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव चाहिए, और वो प्रिजर्वेटिव कौन था? ब्लैक पेपर। काली मिर्च लगा के छोड़ दो, क्योंकि उनके यहां पर आपको पता ही है, जब पूरी कोल्ड का टाइम होगा तो कोई जानवर नहीं मिलेगा, तो मीट तुमको चाहिए, फ्रिज है नहीं, तो ये प्रिजर्वेटिव्स काम आते थे, ये स्पाइसेज काम आते थे, और इसलिए इंडिया रिच था स्पाइसेज में, राइट। और इसलिए इसको कहा जाता था यवन प्रिया। द नेम ऑफ ब्लैक पेपर वॉज यवन प्रिया, राइट। यवन मतलब ग्रीक्स, ग्रीक्स इसको बहुत ज्यादा मंगाते थे, राइट। और रेशम को बोलते थे यवन पट्टा, क्योंकि ग्रीक सब ज्यादा व्यापार रोमन के साथ होता था हमारा सिल्क का, तो सिल्क था यवन पट्टा। और चीन पट्टा, एक नाम था चीन पट्टा, रेशम सिल्क, क्योंकि चाइना से आता था पहले, तो चीन पट्टा, फिर होता यवन। तो हमारा सबसे ज्यादा टाइम शुरू का जो बीसी का एरा है वो सब रोमन्स के साथ में था। सो आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स, राइट, हम इस पे काम करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टोन एज इन इंडिया, बिकॉज इट इज इन इंडियन हिस्ट्री। एक्चुअली इट इज नॉट मेंशन डायरेक्टली, हमको सिर्फ इतना लिखा हुआ है एंशिएंट इंडिया, उसमें ये नहीं कि स्टोन है, इंडस, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट वी नीड टू नो कि व्हेन हिस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया, हमें वहां से लेना है। और इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है, कौन कौन से टूल्स थे और कौन सी वो साइट्स है। तो इन स्टोन एज टूल्स एंड साइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट। और टूल्स का बेस क्या होता है? एक स्टोन। और स्टोन ज्यादातर कहां मिलेंगे? राइट, रिवर्स के पास में, क्योंकि रिवर से जो स्टोन आएगा ना, वो स्टोन आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, हल्का सा काट सकते हो, छील सकते हो। क्यों? विद द कोर्स ऑफ इरोजन के टाइम से वो गोल होकर आया है, तो उसको शेप देना मुश्किल नहीं है, राइट। तो चूंकि हम रिवर के साइड में रहते थे, तो रिवर से स्टोन लेते थे, और स्टोन बेस से हमारे टूल्स बनते थे। मैंने कहा था पहला टूल्स हमारा किसका बना? ध्यान रखना, अगर कोई ये पूछे कि वर्ड का पहला टूल कौन सा था, दैट वाज वुड, क्योंकि हम सबसे ज्यादा फैमिलियर किससे हुए थे? वुड से हुए थे, और वुड के बाद हमारा स्टोन शुरू हुआ है। तो आज का टाइम यहीं खत्म करते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे पैलियो, मीजो एंड नियो, राइट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।